कोई वह बच्चा कुछ खा लेता है तो मम्मी लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हाथ लगा करके, उनको पता होता है कि यहाँ पे दांत नहीं है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं कि यहाँ पे लगा करके उसको क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। और आगे से नहीं लगाते हैं क्योंकि वो क्या करेंगे, काट लेते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा प्रीमोलर आर एब्सेंट। मम्मी बहुत चालाक होती है, बच्चों को पता होता है कब क्या होने वाला है, तो इसलिए याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में क्या बात करने वाले हैं आप सभी को पहले ही पता चल गया होगा। क्योंकि आपने थंबनेल देखकर वीडियो पे क्लिक किए हुए हैं कि हाँ हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो आइए डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग देखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिंदी हम लोग बात करते हैं तो पाचन तंत्र होता है। ठीक है, ये पाचन तंत्र देखते हैं मानव में। हम लोग का आज का रहेगा ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन। अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन। तो आप सभी को पहले पता होगा और पहले से ही आप लोग जानते होंगे कि हम लोग को मतलब जीने के लिए जो बेसिक नीड होती है वो होती है फूड, यानी भोजन। यानी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग भोजन को इंटेक करते हैं, यानी अंदर लेते हैं, उसके बाद से उसका कैसे प्रोसेस होता है और उससे जो हम लोग ब्लड के फॉर्म में और एनर्जी के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में उसको उस फूड से हम लोग पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग कोई भी फूड पार्टिकल्स लेते हैं उसका मेस्टिकेशन करते हैं। मेस्टिकेशन मतलब उसको तोड़ना, चबाना। तो मेस्टिकेशन करते हैं, फिर अंदर जाता है, फिर एस्टोमिक जो पेट होता है उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइमेटिकल वर्क करते हैं, यानी मैकेनिकल वर्क करते हैं, जो उस पर एंजाइम देते हैं, उस भोजन को और सिंप्लीफाई करते हैं और सिंपलर फूड में उसको तोड़ते हैं और उसके बाद से इंटेस्टाइनल में जाते हैं और इंटेस्टाइन में जा करके उसको और बहुत अच्छे से उसमें से ऑब्जर्प्शन का काम होता है। उसके बाद से एसिमिलेशन होता है, यानी अवशोषण होता है और स्वांगीकरण होता है। उसके बाद से जो वेस्टेज होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन होकर के वो बाहर आ जाते हैं और उसके बाद से उसमें से जो अच्छे पार्टिकल्स, जो उसमें से जो चीज़ मिले हुए हैं, जो हमको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मिलता है, प्रोटीन के फॉर्म में मिलता है, फैट के फॉर्म में मिलता है, तो ये सब हम लोग को ब्लड में जा कर के ऑब्जर्व हो जाता है और वो ब्लड हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। तो ये है प्रोसेस जिसको हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग कोई फूड को लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो जो एक नली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यानी जैसे हम लोग यहाँ से इनटेक किए और ये एक बहुत लंबी जो नलिका होती है वो जिसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। इंग्लिश की बात करें तो इसमें इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है जी? तो एलिमेंट्री कैनाल, ये रफ फिगर समझ लीजिए। फिगर देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये फूड आया और फूड आकर के ये एक कैनाल से, ये एक ऑइसोफेगस इसको बोलते हैं, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद से ये आएगा, स्टोमक से जुड़ता है। ये हो गया स्टोमक आपका, और ये स्टोमक ये आपका बन जाता है आगे चल कर के, उससे जुड़ा रहता है छोटी आंत। ठीक है, और ये छोटी आंत किससे जुड़ा रहता है? तो ये जुड़ा रहता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब समझिए तो ये ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद से ये देखिए ये एक बहुत ही लंबी, इसको बोलते हैं कैनाल, जो कहीं भी यहाँ से देखिए, यहाँ से फूड लिए, ऐसा गया, इसमें कहीं भी होल, मतलब इसमें कहीं से लीक नहीं होता है। ये आएगा, यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस इसमें आएगा। इसमें वेस्टेज आएंगे, इसमें वेस्टेज आ कर के और ये इधर बाहर हो जाते हैं, ये सिग्मोइड से इधर बाहर हो जाते हैं।
तो ये हमारा इतना एलिमेंट्री कैनाल होते हैं लंबा, ठीक है, जिसको हम लोग 9 मीटर के रूप में हम लोग देखते हैं। इसको लंबा करें यानी 32 फीट के लगभग आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल ये आकर के और ये पूरा रेक्टम यानी एनस तक चला आता है, जिसको एनस यानी मल द्वार बोलते हैं। तो ये है एलिमेंट्री कैनाल। और इसमें कुछ और होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड्स कुछ काम करते हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं? तो ग्लैंड्स एंजाइम्स सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं। तो ये दो चीज़ यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक बेसिक चीज़ बोले जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल और यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं उसकी बात हम करेंगे। जो ग्लैंड्स क्या करते हैं? फूड पे एंजाइम्स को क्या करते हैं? उस पे छोड़ते हैं। और फूड क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स स्थिति में होता है उसको क्या करते हैं? सिंपलर फूड में तोड़ते हैं उसको। यानी हम लोग मान लीजिए यहाँ पे ये फूड लिए और ये फूड को हम लोग क्या करती है? यहाँ से इंटेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटेक करेंगे यानी अंदर लेंगे फूड को, तो सबसे पहला जो डाइजेस्टिव का काम होगा यानी डाइजेशन का काम होगा सबसे पहले किस में होगा? माउथ में होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग जो भोजन लेते हैं उसको क्या करते हैं? पहले उसको सिंपलर फूड में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम लोग पहले लिए तो क्या होता है? थोड़ा हार्ड होता है यानी कॉम्प्लेक्स होता है, उसको तोड़ते हैं, उसके बाद से निगलते हैं। तो तोड़ते हैं तभी हम लोग निगलने के लायक हम लोग बनाते हैं उसको, ठीक है। तो यानी उसका मेस्टिकेशन करते हैं यानी उसको चबाते हैं, तोड़ते हैं। तो वही तोड़ने और मेस्टिकेशन की जो प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेसेस। तो इसमें मैकेनिकल प्रोसेस होता है यानी भोजन को उसमें तोड़ा जाता है। और उसके बाद से तोड़ने के बाद से उसमें कुछ सलाइवा भी आते हैं, कुछ एंजाइम्स भी आते हैं जो उस पर वर्क करते हैं, उसको बहुत अच्छे से मुलायम बनाते हैं। उसके बाद से हमारे ओएसोफेगस के द्वारा ये पहुँचते हैं स्टोमक में। और स्टोमक में पहुंचने के बाद से वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं जिसको HCl बोलते हैं, वो और उस फूड को तोड़ते हैं। और उसके बाद से हम लोग आते हैं तो इसमें इंटेस्टाइनल में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइनल जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि फूड का जितना भी जो भी चीज़ बचा हुआ रहता है उसका पूर्ण पाचन हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें भी हम लोग देखेंगे कितने पार्ट्स हैं, तो इन डिटेल हम लोग बात करेंगे। उसके बाद से यहाँ से ये जितने वेस्टेज होते हैं वो इस फॉर्म में निकल जाते हैं। और बाकी यहाँ से जो भी एसिमिलेशन होता है वो जाकर के ब्लड के फॉर्म में चला जाता है। और वही ब्लड पूरे शरीर में क्या करता है? बांट देता है और उससे एनर्जी हमें मिलता है। तो इसलिए हमें बेसिक नीड होती है फूड का, ताकि हम लोग फूड को लें और बहुत अच्छे से हम एनर्जी मेंटेन करके रखें। तो इसलिए कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य है यानी तो बहुत बड़ी मतलब बड़ी धन है आपके पास। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग की जो बेसिक नीड है कि अपने स्वास्थ्य को हम लोग सही रखें। और जो फूड की जो बातें हैं यानी जो हम लोग भोजन करते हैं उसको रेगुलरली और रूटीन के साथ बहुत अच्छे से और हेल्दी फूड लें, ठीक है। जंक फूड बहुत कम खाएं, ना के बराबर खाएं। और उसको यदि आपके रूटीन में यदि जंक फूड नहीं है तो बहुत बढ़िया मतलब बहुत अच्छी बात होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, याद रखिएगा एलिमेंट्री कैनाल। और यहाँ पे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? एंजाइम्स को तोड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोग क्या देखें? एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड होता क्या है भाई? तो ग्लैंड जो होता है ना वो एंजाइम छोड़ता है, कुछ उसमें से अपने से एंजाइम छोड़ता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग सलाइवा की बात करते हैं जिसको लार बोलते हैं, वो क्या होता है? भोजन हम लोग करते हैं तो वो क्या करता है? सलाइवा जो होता है वो मिल जाता है। तो सलाइवा आते कहाँ से? तो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। तो वही ग्लैंड जो होते हैं एंजाइम्स के रूप में सलाइवरी ग्लैंड को, जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो सलाइवा छोड़ते हैं। तो सलाइवा जो छोड़ते हैं वो क्या करता है? उसको मिलाता है भोजन को और बहुत अच्छा से उसको मुलायम करता है। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं? अंदर इंटेक करते हैं यानी उसको निगलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, जो भी भोजन हम लोग खाते हैं, तो क्या बिना चबाए हमारे अंदर जा सकता है? तो आप लोग बहुत ही पर्सनली आप लोग आपका अनुभव होगा कि जैसे हम लोग
बहुत अच्छे से भोजन को नहीं चबा रहे होते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं तो बहुत ही दिक्कत होता है, ठीक है, यहाँ से नीचे उतरता ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को चबाना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसको पहले तोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हमारे अंदर बहुत ही आसानी से स्टोमक तक पहुँच जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सिंपलर फूड में उसको तोड़ना ज़रूरी होता है, सिंपलर फूड में करना ज़रूरी होता है। यानी ये यदि सिंपलर फूड होगा तो ही वो ऑब्जर्वेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो यानी ये जो फूड है यानी कम्प्लेक्स है, इस कम्प्लेक्स फूड को हम लोग नॉन एब्जॉर्बेबल फूड बोल सकते हैं। और जब ये सिंपलर फूड में आ गया यानी इसका मतलब ये क्या हुआ कि अब इसका एब्जॉर्बेशन हो सकता है, यानी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, यानी अवशोषण हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे ये दो चीज़ हो गया, याद रखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर और उसके बाद से इसमें कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं, वो हो गए आपका जो एंजाइम्स छोड़ते हैं। चलिए उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भोजन इंटेक किए, यानी भोजन को हम लोग लिए मुंह में, ठीक है। उसके बाद से हम लोग उसको चबाएंगे, ठीक। तो उसमें चबाने में सबसे पहला जो अहम रोल निभाता है वो कौन सा होता है, तीत, ठीक है। तो तीत मतलब दांत। तो इसमें हम लोग सबसे पहले दांत की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग भोजन इंटेक करते हैं, लेते हैं, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड में होता है। कॉम्प्लेक्स फूड हम जब भी कहें तो यानी वो कठोर होता है। जैसे हम लोग रोटी लिए अंदर डाले तो अंदर हम लोग जैसे मुंह में हम लोग डाल रहे हैं तो उसके बाद से क्या हुआ कि उसको वैसे ही तो निकल नहीं सकते हैं, वैसा निकला ही नहीं जाएगा। उसके लिए हमको यहाँ से बहुत ज़्यादा पेन होगा, यहाँ से मतलब अंदर जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दांत से उसको मेस्टिकेशन करना पड़ेगा, यानी चबाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। तो मैकेनिकल वर्क होगा, यानी यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग देखेंगे कि दांत उसको क्या कर रहा है, चबा रहा है। तो दांत उसको चबाएगा, उसके बाद से छोटे छोटे टुकड़ों में करेगा और उसके बाद से टोंग आएगा और टोंग क्या करेगा, उसको मिलाना शुरू करेगा। टोंग क्या करेगा, उसको मिलाना शुरू करेगा, यानी जीभ उसको क्या करेगा, मिलाना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास होते हैं सलाइवा लेकर के उसको क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ, याद रखिएगा, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, यानी सलाइवा के द्वारा क्या करेगा, वो मिलाएगा भोजन को। और ये सलाइवा आते कहाँ से हैं, तो ये आते हैं सलाइवरी ग्लैंड से। कहाँ से आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से। हमने पहले ही बताया था एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स क्या करते हैं, जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम्स छोड़ते हैं। तो देखिए ये हो गया ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हो गया, और ये छोड़ रहा है सलाइवा, और सलाइवा की मदद से क्या कर रहा है, जीभ उसको मिला दिया। उसके बाद से फेरिंग्स में जाएगा, और फेरिंग्स क्या होता है आप सभी को हम बता दें कि फेरिंग्स याद रखिएगा कि ये हो गया नसल कैविटी, यानी नोज वाला, जिससे हम लोग एयर लेते हैं, और ये यहाँ पे मिलता है, ये यहाँ पे मिलता है। तो ये होता है फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स का मतलब कि जहाँ पे नाक का जो स्पेस होता है और जो वकल यानी मुंह का जो स्पेस होता है, जहाँ दोनों एक साथ मिलते हैं, उसको बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स, तो यहाँ से हम लोग फूड को ले रहे हैं, तो देखिए, तो यहाँ से हम लोग फूड को ले रहे हैं, यहाँ से ईयर को ले रहे हैं, तो यहाँ दोनों एक साथ मिल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फेरिंग्स। वहीं पे दो यहाँ पे नलिका भी होती है, एक श्वसन का नलिका हो जाता है, एक फूड पाइप हो जाता है। तो दोनों के बीच में एक वर्क करता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, और वही एपिग्लोटिस क्या करता है, कभी इस साइड होता है, तो यदि ये इधर वाला मान लीजिए एयर का है और इधर वाला, जैसे देखिए, जैसे ये हो गया, ये एयर वाला है, और ये मान लीजिए फूड पाइप है, इसमें फूड जा रहा है, इसमें एयर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे एक संरचना होती है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है।
एपिग्लोटिस कहते हैं। तो ये क्या करता है, कभी जब फूड हम लोग करते हैं खाते हैं तो क्या करता है, ये इसको ढक लेता है, ठीक है। तो वायु जो हम लोग लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तो ये उसको ढक लेता है, तो ये क्या होता है, इधर से फूड चलाता है, यानी फूड चलाता है इसमें। और उसके बाद से जब हम लोग श्वसन कर रहे होते हैं तो उसके बाद से ये क्या होता है, ये बंद हो जाता है और इधर O2 यानी ऑक्सीजन आ जाता है। तो ये होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कभी कभी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हम लोग को बहुत ज़ोर से क्या होता है, खांसी आता है। और जैसे भोजन हम लोग को बोलते हैं कि अटक गया, तो अटक जाता है और उसके बाद से हम लोग पानी पी करके उसको क्या करते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो होता है कि जैसे मान लीजिए माइंड कंसंट्रेशन के साथ यदि हम लोग भोजन नहीं कर रहे होते हैं, भोजन के साथ साथ और भी काम कर रहे होते हैं, जैसे मोबाइल चला रहे हैं या कोई कुछ काम कर रहे हैं, मतलब अपने दिमाग को कहीं दूसरी जगह रखे हैं, खाना खा रहे हैं, तो सीधी सी बात है माइंड को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पहुँचेगा नहीं कि कर क्या रहा है, खा रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा दिमाग तो जाएगा नहीं, दिमाग उस पर केयर करेगा नहीं। तो इसलिए एपिग्लोटिस क्या होता है, वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसके बाद से क्या होगा कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कब वायु वाले क्षेत्र को कवर करना है और कब फूड पाइप वाले को कवर करके रखना है। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग को खांसी आ जाता है। खांसी आ जाता है इस कदर आता है कि कभी कभी नाक से भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे भोजन के जो दाने होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही तकलीफ़ होती है कुछ देर के लिए। तो इसलिए इससे कभी भी भोजन करना चाहिए तो बहुत ही माइंडली कंसंट्रेशन के साथ। उस टाइम कोई भी एक्स्ट्रा वर्क मत कीजिए। जैसे हम लोग की आदत होती है कि खाना खा रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं कहीं दूसरी जगह ध्यान रहता है, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें और भी लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि भोजन हम कर रहे हैं तो भोजन करते वक्त यदि कुछ इस तरह का बात आ जाती है, जैसे हम लोग खांसते हैं या जिसको हम लोग सरकना बोलते हैं कि सरक गया, तो इसका मतलब कि कोई हमको याद कर रहा है। तो कोई याद नहीं कर रहा है, भगवान याद कर रहे हैं कि बेटा अच्छे से तुम माइंड कंसंट्रेशन के साथ खाना खा लो, अदरवाइज़ हमारे पास आने के लिए तैयार हो सकते हो। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन भी हो जाता है, तो उस कभी कभी मानव की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी भोजन करें तो माइंड कंसंट्रेशन के साथ करें, ध्यान केंद्रित करके भोजन का ही इंजॉय करें। अदरवाइज मान लीजिए भोजन में तो 10-15 मिनट लगते हैं, तो 10-15 मिनट भोजन को इंजॉय कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, बाद में मोबाइल चलाएंगे, बाद में दूसरा वर्क करेंगे क्या। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। ये सलाइवा कौन सीक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड ये टोंग क्या करता है, उसको मिलाता है और उसके बाद से ये सिंपलर फूड में स्टोमक में चला जाता है। समझ में आ गया। तो अब सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं तीत को। तीत का वर्क क्या होता है, तीत कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से। चलिए इसमें बात करते हैं हम लोग तीत को। तीत की बात करते हैं तो तीत मतलब दांत। अब तीत में हम लोग बात करते हैं तो ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है, 3 तरह के होते हैं। फिर आपके दिमाग में उठेगा कि 3 तरह के नहीं होते, 4 तरह के होते हैं, ठीक है, वो भी बात करेंगे हम लोग। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं, इसको बोलते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट, उसके बाद से बोलते हैं थिकोडोंट, उसके बाद से बात करते हैं डाइफाइडोंट। अब हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, यानी इसका मतलब जिसके अलग अलग पार्ट्स हों, अलग अलग भाग हों, ठीक है। उसके बाद से थिकोडोंट, ये होता है सॉकेट। क्या होता है, सॉकेट, सॉकेट ऑफ द जॉ, सॉकेट ऑफ जॉ। जॉ मतलब क्या होता है, ये जॉ होता है और इसके ऊपर वाला ये जॉ होता है, यानी 2 जॉ होता है, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाले को अपर, नीचे वाले को लोअर, तो अपर जॉ लोअर जॉ, तो वहीं सॉकेट ऑफ जॉ। डाइफाइडोंट, डाइफाइडोंट भी 2 तरह के होते हैं, देख लेते हैं। एक हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, और यहाँ पे परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ को बोलते हैं दूध का दांत,
और परमानेंट टीथ बोलते हैं जो मानव में जो वयस्क वाला जो दांत होता है, एडल्ट टीथ होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया? हेटेरोडोंट, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट। यानी हेटेरोडोंट जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इसमें आप बोल सकते हैं कि हेटेरोडोंट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले बात करते हैं इंसीजर, उसके बाद से बात करते हैं केनाइन, उसके बाद से बात करते हैं प्रीमोलर, उसके बाद से बात करते हैं मोलर। इंसीजर को हम लोग इंडिकेट करते हैं आई से, कैनाइन को इंडिकेट करते हैं सी से, प्रीमोलर को पीएम से कर लें और मोलर को एम से कर लेते हैं। तो ये हेटेरोडोंट, थिकोडोंट और डाइफाइडोंट हो गया। और हेटेरोडोंट का मतलब क्या हुआ? कि जिसके अलग अलग पार्ट्स हो। क्यों? जैसे इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया, ये बात हो गया। थिकोडोंट जिसके सॉकेट ऑफ जॉ, यानी वैसे दांत जिसके सॉकेट बने हुए हैं, वो दांत उसमें जा कर के वो सॉकेट में क्या होते हैं? रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? थिकोडोंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे डाइफाइडोंट बोलते हैं। डाइफाइडोंट 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइफाइडोंट। इसका नाम ही अलग है, याद रखिएगा। डाई का मतलब क्या होता है? 2। जैसे मोनो का मतलब क्या होता है? 1। डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो इसलिए डाइफाइडोंट होता है। यानी ये कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जिसको दूध वाला दांत बोलते हैं, और परमानेंट जो टीथ होता है उसको क्या बोलते हैं? जो वयस्क एडल्ट का जो टीथ होता है उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, यानी इंसीजर और कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर के। तो चलिए इसको पहले हम लोग मिटाते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेटेरोडोंट। अब देखिए ये इसका काम क्या होता है? इंसीजर का, तो इसको बोलते हैं कृंतक, इसको बोलते हैं रदनक, इसको बोलते हैं चौड़क, इसको बोलते हैं अग्र चौड़क, इसको बोलते हैं अग्र चौड़क, इसको बोलते हैं चौड़क। इसका हिंदी हुआ इंसीजर कृंतक, कैनाइन रदनक, प्रीमोलर अग्र चौड़क और मोलर चौड़क। ठीक है, इसका काम क्या होता है? कृंतक का, तो यानी इंसीजर का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, बाइटिंग। बाइटिंग यानी काटना। उसके बाद से कैनाइन का बात करते हैं, तो ये क्या करता है? वेयरिंग एंड टीयरिंग। वेयरिंग एंड टीयरिंग, यानी इसको हम लोग बोलते हैं चीरना और फाड़ना। चीरना और फाड़ना। उसके बाद से प्रीमोलर की बात करते हैं, तो ये क्या करता है? क्रशिंग करता है। क्रशिंग एंड चेविंग, यानी इसको क्या करता है? पीसता है और चबाता है। ठीक, इसका भी सेम वही काम होता है, क्रशिंग एंड चेविंग। यानी ये भी क्या करता है? पीसता है और चबाता है। याद रखिएगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर काटेगा, इंसाइजर काटेगा, इंसाइजर काटेगा। कैनाइन वेयरिंग एंड टीयरिंग, चीड़ेगा फाड़ेगा। प्रीमोलर क्रशिंग करेगा, चेविंग करेगा, यानी पीसेगा चबाएगा। मोलर जो पीसेगा और चबाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी इसका हिंदी भी आप लोग याद रखिएगा, कृंतक, रत्नक, अग्र चौड़क और चौड़क। तो
तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा एक दांत, दो दांत, ये तीन दांत, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ से भी, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया। अब देखिए, ये हो गया हमारा इंसीजर, ये हो गया इंसीजर। इंसीजर, ये जो सामने वाला है इसको बोलते हैं इंसीजर। तो देखिए ये इंसीजर हो गया। उसके बाद से ये जो हल्का सा निकले होते हैं जिसको हम लोग ऐसे फाड़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कैनाइन। इसको सी से लिख देते हैं, कैनाइन। ये इंसीजर, 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 और ये दो कैनाइन होते हैं। उसके बाद से ये प्री मोलर होते हैं, पी एम, पी एम, इधर भी पी एम और ये पी एम। ये होते हैं मोलर, 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 मोलर। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड मोलर। ठीक है, यानी पहला मोलर, दूसरा मोलर, तीसरा मोलर। ठीक है, इसको यदि हम बीच से यदि बांटते हैं तो इसको बोलते हैं लेटरल। ठीक है, लेटरल, यानी इसको हम इंसीजर को यदि हम दो भाग में बांटें तो एक होता है लेटरल इंसीजर और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है सेंट्रल, सेंट्रल इंसीजर। यानी ये इधर है तो इसको, ये सेंट्रल नहीं है तो इसको लेटरल बोलेंगे, यानी साइड में है तो इसको लेटरल बोलेंगे, और ये इसको बोलेंगे सेंट्रल। इधर के परिप्रेक्ष्य में बोले तो इसको बोलेंगे लेटरल और इसको बोलेंगे सेंट्रल। ठीक है, तो लेटरल इंसीजर और सेंट्रल इंसीजर। तो इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये हेटेरोडोंट का है, जिसको कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क बोलते हैं। और इसका सबका काम मैंने लिख दिया है कि बाइटिंग करेगा कौन, तो बाइटिंग करेगा इंसाइजर। कैनाइन करेगा कौन, कैनाइन क्या करेगा, तो वेयरिंग एंड टेयरिंग करेगा। उसके बाद से प्री मोलर क्या करेगा, तो ये क्रशिंग करेगा और चिविंग करेगा, यानी पीसेगा और चबाएगा। यानी कोई भी चीज़ हम लोग लेते हैं तो पहले तो उसको काटते हैं, या चीरने फाड़ने वाला होगा तो पहले चीरेंगे इससे साइड वाले से। उसके बाद से क्या होता है कि इस वाले साइड में लेकर के या इस वाले साइड में लेकर के हम लोग उसको क्या करते हैं, पीसते हैं, यानी बहुत ही बारीकी बारीकी करते हैं उसको। उसके बाद से मोलर, तो उसको बोलते हैं चौड़क, यानी क्रशिंग करेगा और चिविंग करेगा, यानी ये भी पीसेगा और चबाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके फार्मूला पे। ये तो काम हो गया कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखा 3, हेटेरोडोंट, थिकोडोंट और उसके बाद से डाइफाइडोंट। हेटेरोडोंट में क्या होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर में काटेगा, कैनाइन वेयरिंग एंड टेयरिंग करेगा, यानी चिड़ेगा फाड़ेगा। प्रीमोलर क्या करेगा, पीसेगा चबाएगा, और मोलर क्या करेगा, ये भी पीसेगा चबाएगा। आप लोग देखे होंगे हाथी का दांत, हाथी का दांत इतना बड़ा होता है, देखे होंगे, कुछ इस तरह का होता है, और ये उसका ये सूंड होता है। तो ये जो दांत होता है ना, ये उसका इंसीजर होता है। क्या होता है, ये इंसीजर होता है। और इसके अलग एक दांत होता है, उसके अंदर होता है, जो उसको मेस्टिकेशन मतलब चबाने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो बाहर निकले होते हैं वो इंसीजर ही होते हैं। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। बाकी हम लोग जैसे पहले ज़माने में जो आदि मानव हुआ करते थे, या उससे भी थोड़ा डेवलप जो मानव हुए, तो उसमें जो ये जो दांत होते थे ये थोड़ा बड़े बड़े होते थे। आज भी आप लोग देखिएगा तो प्लास्टिक के खिलौने वगैरह, दांत वगैरह मिलते हैं तो ये वाला ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। उसको लगाने के बाद आदमी अजीब ही लगता है, यानी एक राक्षस की तरह दिखता है, दानव की तरह दिखता है। यानी आज भी हम लोग यदि दानव की बात करते हैं या राक्षस की बात करते हैं, तो जब भी हम लोग उसकी याद, उसको मतलब जैसे हम लोग को फिल्मों में दिखाया दिया जाता है, तो
ऐसे तो कोई डायरेक्टली तो देखा नहीं होगा बाप रे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग फिल्म में देखे हैं या मूवी में देखे हैं या कोई पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें हम लोग राक्षस और देव दानव को देखे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें इनका ये निकला रहता है, ये निकला रहता है, दोनों मतलब अजीब ही लगता है। तो वही हम लोग मानव में भी ये वाला चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे इवोल्यूशन आया उसके बाद से हमारे अंदर ये परिवर्तन होते गए, और ये जो केनाइन वाला जो पार्ट से थोड़ा अब ऐसे नहीं दिखता है, थोड़ा मानव जैसा हो गया। मानव सभ्यता जो आई है उसके बाद से हम लोग उसके साथ परिवर्तन भी किए हैं और हमारे अंग भी परिवर्तन थोड़े बहुत किए हैं, जिससे हम लोग इतना ऐसा नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, वो ज़रूर थोड़ा सा ऐसा होता है, नुकीला होता है। आप लोग थोड़ा उसको टच करके देख सकते हैं कि सच में नुकीला है या नहीं है। तो ये बहुत ही शार्प होते हैं, ये भी बहुत शार्प होते हैं, और ये शार्प ज़्यादा नहीं होते। ये थोड़ा इनका जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसको पीसना है, चबाना है, तो इसलिए। तो याद रखिएगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हिंदी याद रखना चाहिए, हिंदी याद रख लीजिए, क्या काम करता है ये भी याद रख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके फार्मूले पे। तो चलिए इसके फार्मूले की हम लोग बात करते हैं। टीथ, दांत। हम लोगों ने हेटेरोडोंट देख लिए, हेटेरोडोंट देख लिए। हेटेरोडोंट में क्या देखे हैं हम लोग? तो हेटेरोडोंट में देखे हैं इंसीजर, इंसीजर देखे हैं। उसके बाद से क्या देखे हैं? तो इंसीजर के बाद से केनाइन देखे हैं। केनाइन के बाद क्या देखे हैं? तो केनाइन के बाद हम लोग देखे हैं प्रीमोलर, और प्रीमोलर के बाद हम लोग क्या देखे हैं? तो प्रीमोलर के बाद हम लोग देखे हैं मोलर। यही बात थी। तो इसमें हम लोग देखते हैं, उसके बाद से हेटेरोडोंट हो गया, उसके बाद से थीकोडोंट देख लेते हैं। थीकोडोंट, तो थीकोडोंट क्या होता है याद रखिएगा। ये मान लीजिए हमारा कुछ दांत का ये इस तरह से फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे ये सॉकेट होता है, ये सॉकेट होता है, ये सॉकेट होता है। इसको क्या बोलते हैं? सॉकेट ऑफ जॉ, सॉकेट ऑफ जॉ, ठीक है। जॉ मतलब क्या होता है? जबड़ा, ठीक है, जबड़ा जिसको बोलते हैं। तो जबड़ा भी दो होते हैं, ऊपर का, नीचे का। तो ऊपर वाला को बोलते हैं अपर, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर। तो ये हो गया थीकोडोंट। उसके बाद से बात हम लोग करते हैं डाइफाइडोंट। तो ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट में हम लोग देखते हैं दो तरह के हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी डेंटिशन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेंटिशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी डेंटिशन को हम लोग यहाँ पे याद रखिएगा मिल्क टीथ भी बोलते हैं, और इसको हम लोग एडल्ट टीथ, इसको हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरेरी टीथ, और भी एक नाम से जानते हैं डेसिडिवस टीथ या मिल्क टीथ,
और टेम्पोररी टीथ। इसमें हम लोग एडल्ट टीथ के साथ इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, ठीक है, परमानेंट टीथ। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी डेंटिशन में जो होता है यानी मिल्क टीथ में जो होता है उसमें कितने दांतों की संख्या होती है, तो इसमें होती है 20। इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं 32। ये जो 20 जो दांत होते हैं ये बच्चों में होते हैं जो टूटते हैं और फिर आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पोररी टीथ बोलते हैं, यानी दूध का दांत बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, टूटते हैं फिर आते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं, जो टूटते हैं और वो जो आते हैं, यानी इसमें याद रखिएगा, इसको यदि डिवाइड करें तो ये हो गया 20 और ये हो गया 12, यानी ये जो टूटे हैं और फिर आए हैं वही चीज़ यहाँ पे फिर वही 20 रह गए। और उसके बाद से जो नए दांत आते हैं जिसको जीवन में एक बार हम लोग कंसीडर करते हैं, जो जीवन में एक बार आते हैं वो टूटता नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो एक बार आता है उसको बोलते हैं मोनोडाईफाइडोंट। मोनोडाईफाइडोंट मतलब क्या हुआ, मोनो मतलब एक, पहले ही बताए थे, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। तो यानी मोनोडाईफाइडोंट यानी लाइफ में जो फर्स्ट टाइम आते हैं और लास्ट टाइम, जब तक आदमी की मतलब भगवान न करे किसी की मृत्यु तक ये रहते हैं। तो चलिए ये हो गया 20, और वही 20 क्या होते हैं, ये रिप्लेस हो जाते हैं, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाते हैं, ठीक है, और ये होते हैं। अब ये 20 का फार्मूला क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा मिटाएंगे। देखिए अब आते हैं यहाँ पे मिल्क टीथ को फार्मूला देखते हैं। मिल्क टीथ जिसको डेंटल फार्मूला बोलते हैं, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला में देखते हैं हम लोग। तो डेंटल फार्मूला में हम लोग देखेंगे कि जैसे इसको मिटा दें, चलिए देखिए, जैसे यहीं पे बनाते हैं डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला जो होता है, जैसे मान लीजिए कि मिल्क टीथ की बात करें तो पहले बेबी में जो यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद से 1 2 1 2 1 2, ये है बेबी का, ठीक है। क्यों, इसमें यदि इसको पार्ट से हम बांटना चाहें तो ये हो गया 2 1, ये क्या है, तो ये वाला स्पेस है मोलर वाला, पहले ही बताए थे। ये है प्रीमोलर, ये है मोलर, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर कितना है, इसको यहाँ से हाफ अपर जॉ को ले लीजिए, इधर का ले लीजिए चाहे इधर का ले लीजिए। तो हम इधर का लेकर चल रहे हैं 2 1, यानी 2 1। प्रीमोलर क्या है, एब्सेंट है, यानी प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 करते हैं। और उसके बाद से मोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये भी फॉर्मूला हो गया। इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में कितना हो जाएगा 4, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी 4। सेम वही आएंगे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4 2 6 और 6 4 10, 4 2 6 4 10, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों में इसी तरह का जो दांत पाए जाते हैं। हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं,
तो देखिए ये तो एक हिस्सा का है, तो इस हिस्से का भी तो लेना पड़ेगा। तो एक हिस्सा ये हुआ फर्स्ट पार्ट्स, 2 पार्ट्स, तो फर्स्ट पार्ट्स में कितना हो रहा है 2 1 0 2, यही हो रहा है ना। तो इधर भी तो होगा 2 1 0 2। तो उससे अच्छा है कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का ऊपर का निकल जाएगा, और उसके बाद जब ऊपर का निकल जाएगा तो नीचे का भी तो निकालना पड़ेगा। तो नीचे का भी निकालने के लिए इधर का और उधर का, यानी इसका मतलब कि हमको 4 बार इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करने पड़ेगा। यानी इसको एक बार, इसको आधे को एक बार, फिर नीचे वाले का आधा एक बार और नीचे वाले का आधा एक बार। तो वहीं पे हम क्या किए कि एक साइड को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लिए और नीचे वाले को हम लोग एक साइड मल्टीप्लाई कर लिए 2 से। तो ये 4 2 0 4 4 2 0 4, यानी ये क्या हो जाएगा 20। ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं डेंटल फार्मूला क्या हो गया, मिल्क टीथ का। परमानेंट टीथ का हम लोग देखते हैं, परमानेंट टीथ का हम लोग देखते हैं फार्मूला। तो परमानेंट टीथ में हम लोग देखते हैं कि ये हो गया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसा। उसके बाद से तो देखिए इसको हम क्या करें, बीच से भाग दें। तो देखिए बीच से बांट दिए, कितना हो गया 2 दांत, 1 दांत, 2 दांत और ये 3 दांत, यानी 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 4 2 4 6 और 4 2 4 6, जोड़िए 6 4 10 और 6 16 और ये नीचे 16 32। ठीक है, तो ये 32 हो गया। उसके बाद से ये तो बेबी में हो गया। ठीक है, ये किस में हो गया, तो ये हो गया बेबी में। ये किस में हो गया, तो ये परमानेंट टीथ हो गया, परमानेंट टीथ हो गया, कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, उनमें ये क्या हो गया 32 टीथ हो गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसको दूध का दांत बोलेंगे। कुछ बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं जो इंग्लिश का हिंदी नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए दूध का दांत। और ये परमानेंट मतलब अस्थाई दांत। ठीक है, डेंटल का मतलब होता है, जैसे हम लोग दांत के कंसेप्ट में हम लोग बात करते हैं तो दांत को हम लोग डेंटल भी बोलते हैं, इसलिए दांत का फार्मूला। और फार्मूला का मतलब आप लोग लगा लीजिए, फार्मूला का मतलब सूत्र भी लगा लीजिए, फार्मूला भी लिख लीजिए। ठीक है, तो अस्थाई दांत। उसके बाद से ये हो गया। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 12 वर्ष के होते हैं, जिसमें आमतौर पे 28 ही पाया जाता है। तो यदि आप 10 में होंगे, 10 के बच्चे होंगे, तो 10 में अभी जो बच्चे हैं लगभग उनका उम्र दूध का दांत से अब थोड़ा आगे की ओर गए होंगे। तो दूध का दांत टूट गया होगा, उसके बाद से वो फॉर्मेशन बने होंगे, तो उनके अभी 28 दांत होंगे लगभग। तो चलिए हम लोग 28 जो बच्चे होते हैं जिनके 28 दांत होते हैं उनका क्या होता है उसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहीं पे समझा देते हैं। डेंटल फार्मूला ऑफ 16 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स, यानी 16 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, 16 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें देखते हैं। तो इनमें क्या होता है कि आप सभी को पता होता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लास्ट वाला जो पार्ट्स है, ये जो 3 का एक, ये वाला जो थर्ड जो मोलर होता है, इसको क्या बोलते हैं, अकल का दांत बोलते हैं। तो अकल का दांत कब आता है, अकल का दांत बच्चों में होगा, अब्सेंट है कि नहीं है, तो अब्सेंट होगा। यानी इसमें बच्चों के फॉर्म में हम लोग जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसमें 2 चीज़ लिख देंगे। क्या चीज़ याद रखेंगे कि बच्चों में जो मोलर होता है, मोलर 2 पाए जाएंगे, होते हैं 3, लेकिन 2 पाए जाएंगे, 1 नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वो होते हैं अकल वाला दांत, यानी थर्ड मोलर अब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे नोट करके कि थर्ड
मोलर इज ऑब्सेंट, ठीक, यानी थर्ड मोलर क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे 2 नंबर देखते हैं कि प्री मोलर जो होता है, प्री मोलर जो होता है वो भी क्या होते हैं, प्री मोलर आर ऑब्सेंट। इनमें प्री मोलर कहाँ पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है, इसलिए तो यहाँ पे 0 0 है। तो इसका मतलब आप लोग देखे होंगे कि कब कोई बच्चा कुछ खा लेता है तो मम्मी लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हाथ लगा करके, उनको पता होता है कि यहाँ पे दांत नहीं है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं कि यहाँ पे लगा करके उसको क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं, और आगे से नहीं लगाते हैं क्योंकि वो क्या करेंगे, काट लेते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा प्री मोलर आर ऑब्सेंट। मम्मी बहुत चालाक होती है, बच्चों को पता होता है कब क्या होने वाला है, तो इसलिए याद रखिएगा प्री मोलर एंड जो प्री मोलर होता है क्या होता है, ऑब्सेंट होता है बच्चों में, लेकिन परमानेंट टीथ में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और थर्ड मोलर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी अकल आ गई, तो याद रखिएगा। लेकिन डेंटल फार्मूला ऑफ 16 ईयर्स ओल्ड, यानी 16 साल के बच्चों में डेंटल फार्मूला क्या होगा, तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें थर्ड जो मोलर होता है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि अभी बच्चों को, आप सभी जो 10 में हैं, आप सभी को अभी उतना अकल नहीं है, और अकल नहीं है तभी आप लोग कुछ ना कुछ गलत करते जाते हैं। तो इसलिए आप लोग, यदि आपके पास यदि अकल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो टीथ नहीं है जिससे आपको पता चले कि हाँ हमारी अकल की दांत आ गई हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि वो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अब अकल हमारे पास आ गई है। तो इसलिए आदमी थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है, बहुत कुछ सीखता है। जब तक वो नहीं आता है तो इसका मतलब ऐसा माना जाता है कि आपके पास अकल नहीं है। तो इसलिए इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, जो बात है आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए डेंटल फार्मूला की बात करते हैं हम लोग, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें इंसीजर पाया जाएगा, प्रीमोलर पाया जाएगा, उसके बाद मोलर 2 पाए जाएंगे, इंसीजर इधर भी 2, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 2 1 2 2, कितना हो गया, डेंटल फार्मूला कितना हो गया, 2 1 2 2, 2 1 2 2, गुणा कर दीजिए 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 2 4 4, 4 4 8, 8 2 10, 4 14, 14/14 यानी 28। इसमें आप लोग मैथ मत लगाइएगा, मैथ लगाइएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब 10 को 10 कीजिएगा तो 0 तो आएगा, सॉरी 1 तो आएगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। इसलिए कि ये फार्मूला डेंटल फार्मूला पे ही लागू होगा। इसके अलावे यदि मैथ पे इसको लेना चाहिएगा कि यार 10/10 कर दिए, इसका मतलब तो एक ही आएगा, यार यहाँ मैथ्स नहीं है, मैथ्स नहीं चल रहे हैं यहाँ पे सिर्फ फार्मूला, डेंटल फार्मूला समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा जो बट्टा में दिया गया है इसका सीक्वेंस यही होता है कि ये हो गया इंसीजर, ये हो गया कैनाइन, ये हो गया प्रीमोलर, ये हो गया मोलर, ये हो गया इंसीजर, ये हो गया कैनाइन, ये हो गया प्रीमोलर, ये हो गया मोलर, ये हो गया अपर जॉ का, और ये हो गया लोअर जॉ का, ये ऊपरी जबड़ा का हो गया, उसमें ऊपरी जबड़ा का क्या, आधा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो जाकर ये क्या हुआ है, पूरा हुआ है। तो याद रखिएगा ऊपरी जबड़ा का हो गया और निचली जबड़ा का हो गया। तो ये फार्मूला मैथ्स वाला नहीं है कि 10/10 आ गया तो उसको काट करके आप 1 कर दीजिए, बिल्कुल नहीं करने का, गंदी बात है, इसको सीखिए। तो 4204 4204 ये हो गया। तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा डेंटल फार्मूला में मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, और उसके बाद से डेंटल फार्मूला ऑफ 16 ईयर्स ओल्ड। जो आप हैं, जो बच्चे 10वीं में
10वीं में है, 10 क्लास में है, वो 16 साल के लगभग होंगे, हमको जहाँ तक अनुमान है। उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं या थोड़ा उससे एक साल, एक डेढ़ साल थोड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी चलेगा, देख सकते हैं। तो इनमें एब्सेंट होता है, ये भी एब्सेंट होता है, ये भी एब्सेंट होता है, ये भी एब्सेंट होता है। ये इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। तो डेंटल में 3 तरह के होते हैं, हेटेरोडोंट, थिकोडोंट और डाइफाइडोंट। हेटेरोडोंट में 4 प्रकार के, इंसीजर, केनाइन और प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर क्या करता है, तो इंसीजर करता है बाइटिंग का यानी काटने का, और केनाइन क्या करता है, वियरिंग एंड टीयरिंग का यानी काटता है, चीरता है, फाड़ता है। और प्रीमोलर क्या करता है, पीसता है, क्रशिंग करता है और च्यूइंग करता है यानी चबाता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं मोलर में, तो मोलर भी क्या करता है, क्रशिंग करता है और चबाता है। उसके बाद से थिकोडोंट में हम लोग देखें कि थिकोडोंट में क्या होता है, सॉकेट ऑफ जॉ होते हैं, जिसमें दांत क्या होते हैं, लगे होते हैं, तो सॉकेट ऑफ जॉ होता है, उसको थिकोडोंट बोलते हैं। उसके बाद से हम लोग देखे हैं यहाँ पे डाइफाइडोंट में 2 तरह के होते हैं, क्या क्या, तो डाइफाइडोंट में हम लोग देखते हैं मिल्क टीथ, इसको डेसिडिवस टीथ भी बोलते हैं या टेम्पोररी टीथ भी बोलते हैं, जिसकी संख्या 20 होती है, जो इसका डेंटल फार्मूला ये है। ठीक, उसके बाद से हम लोग देखे हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ में हम लोग देखे हैं जिसको एडल्ट टीथ भी बोलते हैं, याद रखिएगा एडल्ट टीथ। तो इसमें कितने होते हैं, एडल्ट टीथ इसमें कितने होते हैं, तो इसमें 32 होते हैं। इसके सूत्र ये हैं, ये कैसे निकलता है एक बार फिर समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखने का जो होता है उस डेंटल फार्मूला, पहले ये इंसीजर है, ठीक है, इंसीजर के 9 लिखते हैं, तो ये है इंसीजर के 9 को लिख दिए। उसके बाद से प्रीमोलर हो गया, उसके बाद से मोलर हो गया। ठीक है, यही है फार्मूला। और उसके बाद से देख लीजिए कौन यहाँ कहाँ पे कितना दांत है, पहले बीच से निकाल लीजिएगा ताकि सहूलियत रहेगा। इधर वाला जब निकल जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपर का निकल जाएगा, और 2 से और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, लोअर का निकल जाएगा। तो ये अपर वाला है, लोअर वाला है, तो अपर में 2 से गुणा किए हैं तो इतना आया है, और लोअर से इतना में गुणा किए हैं तो इतना आया है, दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे ऐसा भाग लगाने मत दीजिएगा, मैथ नहीं है। हो गया ये 10-10। उसके बाद से याद रखिएगा इसमें जोड़ देना है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे क्यूट सा जो क्या करेंगे, इसको इसमें भाग दे देंगे और ला देंगे 1। ये 10 और 10 जोड़ देना है, ठीक है, 10-10 20। उसके बाद से परमानेंट टीथ, तो परमानेंट टीथ में ये फार्मूला हो गया जिसकी संख्या 32 होती है। और वैसे बच्चे जिनके 16 साल एज हैं, लगभग 15, 16, 17 ये, तो उनमें क्या होता है 28 दांत होते हैं। आप लोग अपना थोड़ा देख लीजिएगा कितने हैं, आप में अकल की दांत आई है कि नहीं आई है उसको देख लीजिएगा। उसके बाद से 28 दांत होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज़, जो एक बार आते हैं और उसके बाद से मरणोपरांत यानी मरने तक रहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। जिसको हम लोग क्या बोले थे, मोनोडाइफाइडोंट, मोनोफाइडोंट, जो जीवन में क्या होते हैं, एक बार आते हैं, जीवन काल में एक बार। ठीक है, तो जीवन काल में एक बार जो आते हैं देख लेते हैं यहाँ पे। तो जीवन में एक बार जो आते हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इंसीजर टूटे हैं फिर आए हैं तो 0 होगा, कैनाइन टूटे हैं फिर आए हैं, उसके बाद से ये भी तब 0-0 हो जाएगा, इंसीजर कैनाइन। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे हम लोग देखे हैं, यहाँ पे मोलर 2 रहता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 1 और 1, क्यों, अकल वाला दांत ये है, अकल वाला दांत ये है, याद रखिएगा। तो अकल वाला दांत कितना हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 दूना 6, 2 1 3, 3 दूना
6, कितना हो गया 12। तो ये हो गया मोनोफाइडोंट। मोनोफाइडोंट जो जीवन में एक बार आते हैं वो क्या हो गया, वो आपका मोनोफाइडोंट आ गया। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे बच्चे में तो मोनोफाइडोंट है, यहाँ पे प्रीमोलर तो है ही नहीं, तो वही तो प्रीमोलर जब नहीं है तो ये देखिए, तो ये प्रीमोलर एक ही बार आएंगे, जब भी आएंगे एक ही बार आएंगे, वो टूटेगा नहीं। तो ये हो गया प्रीमोलर और ये हो गया यहाँ पे मोलर। मोलर क्या होगा कि ये टूट मतलब आते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं फिर जीवन में, मतलब एक बार कौन आते हैं, ये आते हैं, ठीक है। यानी थर्ड मोलर। थर्ड मोलर ये जो होता है वो क्या होता है, बाद में आता है, और वो आता है उसके बाद से जाता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा ये प्री मोलर और ये मोलर, प्री मोलर में 2 और मोलर में 1, यानी 0021/0021 को हम लोग ऐड करेंगे तो 2 1 3 2 6 और 2 1 3 2 6। ये क्यों हो रहा है पता है ना, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं पता है, देख लीजिए। हमने पहले क्या किया था कि हमने इंसीजर को लिखा था, कैनाइन को लिखा था, प्री मोलर को लिखा था, मोलर को लिखा था। अब देखिए ये हमारा ऊपर का जबड़ा हुआ, ये नीचे का जबड़ा हुआ, तो ऊपर का हम जबड़ा, ये ऊपर का जबड़ा ले लिए, उसके बाद से नीचे का भी जबड़ा ले लिए, नीचे का भी जबड़ा ले लिए। उसके बाद से हमने क्या किया कि ऊपर वाले जबड़े को लिया और आधा हमने क्या किया, आधा हमने स्टडी किया। तो आधा स्टडी किया तो 2 1 2 3, 2 1 2 3 कब, जो परमानेंट जो क्या बोलते हैं परमानेंट तीत होते हैं वो, ठीक है। यानी जो एडल्ट का तीत होता है तो 2 1 2 3 यही है सीक्वेंस। तो इधर भी तो 2 1 2 3, तो याद कर लीजिए। तो मान लीजिए 2 1 2 3 प्लस 2 1 2 3, तो 2 2 4 1 1 2 2 2 4 3 3 6, यही है ना, ठीक है, एडल्ट वाले। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो इसको भी जोड़ेंगे, तो ये अपर का पूरा हो गया, ये भी अपर का हो गया, लोअर का हो गया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने तो इसको क्या किया है, जोड़ा है, तो ऊपर इतना आया है। और वहीं यदि इसको नहीं जोड़ते, इसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यही तो आएगा। तो 4 2 6 4 10 6 16 बटा 16 32 आ गया। तो उसी तरह से ये क्या हुआ कि हम लोग देखें मोनोफाइडोंट, ये लगभग फॉर्मूले हैं, इसको याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद से हम लोग टीथ का देख लिए, तो उसके बाद से हम लोग देखेंगे अब कि टीथ जो होते हैं ये क्या क्या वर्क करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ये मेस्टिकेशन करते हैं। मेस्टिकेशन किस लिए करते हैं, ताकि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में बना सके, यानी नॉन ऑब्जर्वेबल फूड को ऑब्जर्वेबल फूड के लायक बना सकें। तो ये रहा टीथ का, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे जीभ का, यानी टोंग का। टोंग का हालांकि देख लीजिए, टोंग का कुछ है नहीं, छोटा सा है टोंग जीभ। ये हो गया जीभ, ठीक है। ये इसका पार्ट्स हो गया, ये इसका पार्ट्स हो गया, ठीक है। इसके सबसे आगे वाले को बोलते हैं स्वीट, यानी हमारे जीभ के सबसे फर्स्ट वाले जो वर्ड होते हैं वो किसके लिए होते हैं, स्वीट के लिए होते हैं, यानी मीठा। उसके बाद से ये हो गया सावर, यानी खट्टा, खट्टा, ये भी खट्टा का होता है, ठीक है, सावर। उसके बाद से ये होता है साल्टी, यानी नमकीन। और लास्ट में होते हैं बीटर, बीटर यानी कड़वा। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे जीभ में सबसे बड़े बड़े बड़ मतलब दानेदार, तो सबसे जो बड़े बड़े दाने होते हैं वो कहाँ होते हैं, जीभ के पिछले हिस्से पे। और यही रीज़न है कि हम लोग कोई चीज़ खाते हैं जो कड़वा होता है, तो कड़वे का जो फील होता है हम लोग को महसूस होता है बहुत देर तक होता है। यदि हम लोग कोई सिरप लेते हैं जो कड़वा है तो लगेगा कि दिन भर मतलब
उसी तरह सा है, मतलब आदमी फील करता है कि हाँ कुछ कड़वा लिए हैं, उसके बाद से दिनों मतलब पूरे दिन उसी का मतलब एक कड़वाहट फील होता है। तो क्यों आता है? क्योंकि कड़वे का जो बड होते हैं, बड मतलब दानेदार जो संरचना होती है वो उस पे होते हैं, जो क्या करते हैं वो कड़वा फील कराते हैं। उसके बाद से ये मीठा, ठीक है, इसके छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे बड होते हैं, इसके भी उतना ज़्यादा इससे बड़े नहीं होते, ये से भी मतलब ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यहाँ पे भी कुछ बर्ड होते हैं जो आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन छोटे छोटे। जैसे हम लोग जीभ के पीछे वाले पार्ट्स पे जाएंगे, तो पीछे वाले पार्ट्स पे जाएंगे तो बर्ड क्या होंगे, थोड़ा बड़े बड़े होंगे। तो याद रखिएगा ये क्या करता है, बीटर ज़्यादा देर तक ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म तक क्या करता है, इसको फील कराता है, यानी स्वाद को यानी ये क्या करता है, टेस्ट यानी स्वाद देता है हमें। और क्या करता है, क्लीनिंग ऑफ टीथ यानी दांतों की सफाई करता है। क्या करता है, दांतों की सफाई करता है, दांतों की सफाई करता है। क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा कि दांत की सफाई जीभ करता है, ये कैसे? तो आप लोग जब खाना खाते हैं, कोई चीज़ फंस जाता है, उसको क्या करते हैं, यानी जीभ को कभी इधर लाते हैं कभी इधर लाते हैं, अंदर जीभ को डांस कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो जब जीभ को डांस कराते हैं तो क्यों कराते हैं, ताकि जो दांत में जो चीज़ फंसा हुआ है उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, उससे निकालने की कोशिश करते हैं। उससे नहीं निकलता है तो ये खुदनी ले लेते हैं, जिसको खोद कर क्या करते हैं, निकालते हैं। और वही खोद को निकालते हैं तो दांत के बीच में हो जाता है गैप, और यदि मसूड़ा में लग गया तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, कैविटी हो जाता है, खोड़ेला जिसको बोलते हैं। और खोड़ेला हो जाता है तो बहुत दर्द का ये क्या हो जाता है, दर्द वहाँ से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से आप डॉक्टर के पास जाने लग जाते हैं। तो इसलिए जो दांत होता है उसको बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखिए। और ये तो ऐसे भी कहा जाता है कि 2 टाइम क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ठीक है, सुबह शाम करना चाहिए। क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें जान लें कि कैसे हम लोग केयर कर सकते हैं अपने दांतों की। 2 बार दांत को सफाई करना चाहिए। क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया एसिड वहाँ पे क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और जब एसिड क्या होता है, दांत के लेयर पे आने लग जाते हैं, और वो क्या होता है कि उससे दांत कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि सेकेंड टाइम मतलब 2 टाइम क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ताकि उस बैक्टीरिया के द्वारा छोड़े गए एसिड को उसको हटा सकें। और याद रखिएगा जो मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो टॉयलेट रूम होता है वो आपका दांत वाला सरफेस ही होता है। तो इसलिए याद रखिएगा उसको ब्रश करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए 2 टाइम करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि आपका दांत बहुत ही अच्छा दिखे। और याद रखिएगा दांत जो होता है सबसे हार्डेस्ट बोन होता है, ये तो आपको पता है, तो उसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा। और क्या करता है, क्लीनिंग ऑफ टीथ करता है। उसके बाद से क्या करता है, वो मिलाता है किसको, फूड को। तो यानी मिक्सिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा, यानी मिक्सिंग ऑफ फूड यानी भोजन को क्या करता है, जब दांत मेस्टिकेशन करता है उसको तोड़ देता है, तो उसको क्या करता है, धीरे धीरे सलाइवा में उसको क्या करता है, मिलाता है। और क्या करता है, और एक चीज़ याद आया, फाइंड आउट मतलब पता लगाता है। जैसे भोजन कर रहे हैं, क्या हुआ, कंकड़ आ गया, अब एक बार दांत में आया और पता नहीं चला कि भोजन में कहाँ चला गया, तो उसको क्या करता है, जीभ खोजता है। तो फाइंड आउट वेस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे कर लीजिए, वेस्ट पार्टिकल्स इन फूड, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको क्या करता है, फाइंड आउट करने का काम करता है। तो ये जीभ का इतना वर्क है। और भी 1-2 काम वर्क है जो ज़्यादातर वो अपना काम करते रहता है, बोलने में भी काम करता है। जो लैंग्वेज जो हम बोल पा रहे हैं ये जीभ का ही देन है। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये बोलने में भी, और मान लीजिए कि टंग नहीं हो
तो क्या होगा कि टोंग नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हम अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। यदि टोंग हमारा कट जाए तो क्या होते हैं कि हम लोग नहीं बोल पाते हैं, आवाज़ में थोड़ा डिफ़र कर जाता है, मतलब डिफरेंट आते हैं। तो इसलिए ये टोंग बहुत ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। टेस्ट दिलाते हैं, क्लीनिंग ऑफ टीथ करते हैं और मिक्सिंग ऑफ फूड करते हैं और फाइंड आउट करते हैं वेस्ट ऑफ मटेरियल्स का जो भोजन में पड़े होते हैं। इसलिए भोजन में यदि उस तरह के मटेरियल्स, यदि पार्टिकल्स, जो वेस्टेज जो पार्टिकल्स हैं, जो अवांछनीय पदार्थ हैं, यदि वो है तो उसको पहले चुन लें। तो इसलिए घर की माँ क्या करती हैं, जो घर में माँ होती हैं तो वो लोग क्या करती हैं कि पहले चावल बनाने से पहले आप लोग दिन में देखिएगा कि पूरे तरह से ले लेंगी थाली में और उसको क्या करेंगी, चुनेंगी। क्योंकि उसको सामे बनाना है। तो उस चावल को सामे बनाने से पहले उसको क्या कर लिया जाता है, फाइंड आउट कर लिया जाता है। क्यों? ताकि जीभ को खोजना नहीं पड़े। और जीभ यदि नहीं सक्सेस पाता है, हालांकि सक्सेस तो पा जाता है, कहीं से भी रहता है, उसको फाइंड आउट करके उसको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो हमारे दांत के पास पड़ता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको भी मतलब वैसे उसी फ्लो में हम लोग चबाते हैं तो उसी फ्लो में वो भी आ जाता है, तो वो भी क्या होता है, पूरी तरह से टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और वही फूड के साथ हमारे साथ मिल करके क्या होता है, अंदर चला जाता है। तो जब अंदर चला जाएगा तो क्या होगा कि जो उसका ऑब्जर्प्शन होगा तो क्या होगा, उसमें थोड़ा दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए ठीक है, ये रहा टीथ और टंग की बात। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,